उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बिना रुके बिना थके अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पे जिनमें भारत के लिए शुभ समाचार। तो देखिए, शुभ समाचार में सबसे पहले बात मौसम की हम करेंगे, जो उत्तर भारत में लोगों की परीक्षा लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में राहत के बादल छाए हुए हैं। तो आपके इलाके में कब मॉनसून देगा दस्तक और कब लोगों को मिलेगी गर्मी से निजात, आगे इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। बुलेटिन में बात उन लोगों की भी करेंगे जो अब कानूनी तौर पर भारत के लोग हो गए हैं। सीएए कानून के तहत 14 लोगों को भारत की नागरिकता मिली है। इन लोगों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में काफी कष्ट सहे। भारत की नागरिकता मिलने के बाद कैसी है इनकी प्रतिक्रिया, ये भी आगे आपको बताएंगे। जी हाँ गुंजन, देखिए शुभ समाचार में आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी हम लिए चलेंगे, जहां सनातन संस्कारों का महोत्सव मनाया जा रहा है। तो कैसे काशी में नजर आई भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक और इस आयोजन का क्या था मकसद, इसकी तस्वीरें थोड़ी देर में आपके बीच में। बुलेटिन में आपको हिमालय में लोकतंत्र की तपस्या की तस्वीर भी दिखाएंगे। आपको बताएंगे जिस गांव में नेता एक चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंच पाते, जहां कैसे पहुंचाई जाती है ईवीएम मशीनें और कैसे होता है ये चुनाव। लोकतंत्र की ये बुलंद तस्वीर भी आपके सामने होगी। शुभ समाचार में बात जो है टेक्नोलॉजी की उस क्रांति की भी हम करेंगे, जिससे गूगल सर्च की तस्वीर बदलने जा रही है। तो क्या है गूगल का ये नया अस्त्र जिसकी दुनिया कर रही है बात। और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी वाली मई आधी बीत चुकी है। अब तक मौसम कुछ हद तक सुहाना ही रहा। तभी बारिश, कभी तेज धूप ने लुका छुपी जरूर दिखाई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अब गर्मी बढ़ने वाली है और लू चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया। यानी अब गर्मी से बचने के दिन आ गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत की अगर हम नजर डालें तो प्रचंड गर्मी देखने को इस बार मिलेगी। उत्तर भारत में तापमान 45 डिग्री के पार होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि राहत की खबर यह है कि इस साल मानसून भी जल्द ही दस्तक दे सकता है। तमिलनाडु में अभी से राहत भरी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मदुरई के साथ गुजरात के बनासकांठा में बादल जो है लगातार बरस रहे हैं और इस साल मानसून 31 मई के आसपास दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की अगर माने तो केरल में 31 मई को मानसून पहुंचने की उम्मीद है। पूर्व उत्तर भारत में 25 मई को मानसून आगे आ सकता है। उत्तर भारत में मानसून के 27 जून तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी मानसून के उत्तर की ओर बढ़ने पर चिलचिलाती गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है। देश के एक बड़े भूभाग में 16 मई से गर्मी की तपिश और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गोवा में दोबारा लू का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने एक खुश खबर भी दी है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून के इस बार 31 मई के आसपास केरल में दस्तक देने की उम्मीद है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से खासकर गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बेमौसम तेज बारिश ने चढ़ते पारे को लुढ़का दिया। तो वहीं मानसून से पहले ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में भी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मगर अब मानसून की संभावित तारीख को लेकर आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि ये जल्दी नहीं है, ये सामान्य तारीख के करीब है, क्योंकि केरल में मानसून की शुरुआत की सामान्य तारीख 1 जून है। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। इसके बाद ही ये सामान्यतः उत्तर की तरफ बढ़ता है और 15 जुलाई के आसपास पूरे देश को कवर कर लेता है, जिसके बाद सितंबर के मध्य में वापस चला जाता है। बताया जा रहा है कि आने वाले मानसून के तहत इस साल औसत बारिश 106% होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने पिछले महीने जून से सितंबर तक चलने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया था। जून और जुलाई को कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानसूनी महीना माना गया है, क्योंकि इसी अवधि में खरीफ फसल की अधिकांश बुआई होती है। हालांकि पिछले साल अनियमित मौसम से कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ था। आपको बता दें कि पिछले साल मानसून की शुरुआत 8 जून को हुई थी।
फिलहाल तो देश के ज्यादातर हिस्सों में इस समय चुभती जलती गर्मी और हीट वेव का कहर जारी है। हर किसी की निगाहें आसमान की तरफ हैं। ऐसे में मौसम विभाग का मानसून को लेकर पूर्वानुमान अगर सही साबित हुआ तो जल्द ही गर्मी से आजिज आए लोगों का इंतजार बारिश की फुहारों के साथ खत्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब समझते हैं कि मौसम का मिजाज उत्तर और दक्षिण में कैसा है। दिल्ली वालों के सामने अभी गर्मी का कितना कड़ा इम्तिहान है और देश में मानसून का क्या सीन है। अगर दिल्ली की बात करें तो आज तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। उधर मानसून की चाल समझें तो इस बार मानसून के केरल में 31 मई को दस्तक देने की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए गर्मी को लेकर दिल्ली का अगला अपडेट ये है कि 17 मई को राजधानी में पारा 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं मानसून की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मानसून के 18 से 25 जून तक के बीच एक्टिव होने की पूरी संभावना है। गर्मी के मिजाज की बात करें तो दिल्ली के सामने 18 मई को 45 डिग्री की चुनौती आने वाली है। दिल्ली में मानसून की दस्तक की बात करें तो यहां 27 जून के बाद ही मानसून के आने की बात कही जा रही है। जी हाँ गुंजन, और देखिए 19 मई की अगर हम बात करें तो दिल्ली में तापमान 44 डिग्री पहुंचने वाला है। मानसून की चाल को समझें तो पंजाब में इसके जुलाई के पहले हफ्ते में दस्तक देने की खबर है। आने वाले कुछ दिन दिल्ली वालों को लू से बचने की जरूरत है क्योंकि 20 मई को तापमान 43 डिग्री पहुंच सकता है। जबकि मानसून अपडेट की बात करें तो यहां 18 जून को बादलों की मेहरबानी बरस सकती है। जी हाँ, तो ये अपने मौसम को समझा। बात करेंगे देवभूमि में चल रही चारधाम यात्रा की। देखिए चारधाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रोज नए नए रिकॉर्ड कीर्तिमान बना रही है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए आने वाले कुछ समय में श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 3 लाख के पार अब हो चुका है। टोटल अगर हम देखें तो चारधाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से लोग जो हैं वो वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें विदेशी सैलानी भी शामिल है। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड की जा रही है। अचानक उम्मीद से ज्यादा भीड़ बढ़ने से शुरुआत के कुछ दिन अव्यवस्था जरूर देखने को मिली, मगर अब सब कुछ ठीक नजर आ रहा है क्योंकि बढ़ती भीड़ पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन ने कई रणनीति धरातल पर अब उतार दी है। उनको भी समझ में आ रहा है कि जबरदस्त भीड़ है। यात्रियों की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि कई जगह पर यात्रा मार्ग सक्रिय हैं। ऐसे में भीड़ बढ़ने पर यात्रियों के जत्थों को कुछ घंटों के लिए रोक दिया जा रहा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन यात्रियों को संयम बरतने और अपनी बारी का इंतजार करने की नसीहत लगातार दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीकों से मौसम और हर जरूरी जानकारी भक्तों तक पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ कई जगह पर रास्ते तंग हैं। ऐसे में वहां पर धीरे धीरे श्रद्धालुओं को आगे भेजा जा रहा है। अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 75% या लगभग डबल की संख्या में हमारे श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियाँ होती हैं। एक व्यवस्था का एक सिस्टम होता है, एक हम अपना एंटिसिपेट करके चलते हैं कितने यात्री आएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने, जैसे मैंने कल ही केदारनाथ जी की और बद्रीनाथ जी की विजिट की, वहाँ की यात्रा पूर्णतः स्मूथ चल रही है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। संख्या आपके सामने है और आप देख रहे हैं। कदाचित इसी कारण से जब यमुनोत्री से चारधाम के लिए गंगोत्री की तरफ लोग जब मूव किए तो वहाँ पर कुछ यात्रियों को होल्ड करना पड़ा। हम लोगों ने होल्डिंग स्टेशंस भी बनाए हैं, जैसे वहाँ का रामलीला मैदान है उत्तरकाशी का। इसी तरह से आप अगर ऊपर से जो लौट रहे हैं उनके लिए सूखी टाप पर बनाया गया है। सड़क आपको पता है कि थोड़ा सिंगल रोड है गंगनानी के आगे, इसलिए गेट सिस्टम वहाँ पर लागू किया गया है और उसका भी डिटेल आपको भी सब दे दिया जाएगा कि कितने कितने घंटे की को होल्ड किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नंबर ऑफ वीडियोस भी शेयर किए गए हैं जहां यात्रियों को खाने पीने की सारी सुविधा प्रदान की जा रही है। कुछ टॉयलेट्स बढ़ाने के लिए भी निर्देश अभी दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोशिश तो यही की है जाहिर तौर पर कि सभी को आसानी से दर्शन हो जाए। सुरक्षा और सुविधा दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में वो लोग भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के दौरान जून की तारीख दी गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई तारीख पर ही आने की अपील की। महत्वपूर्ण है कि यात्रियों की सुरक्षा, कि किसी भी तरह से जब यहाँ हमारी देवभूमि में हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या में यात्री आए हैं तो उनको दर्शन कराकर सुरक्षित पहुंचाना भी
प्रशासन का और सरकार का ये दायित्व है। इसको ध्यान में रखकर उनको थोड़ा होल्ड भी किया जा रहा है और जो बेस्ट सुविधाएं प्रशासन की तरफ से दी जा सकती हैं वो देने का प्रयास किया जा रहा है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जब हमारा प्रारंभ हुआ तो उसमें किसी को डेट 20 मई की मिल रही, 21 मई की, 22 मई की, इस तरह से मिल रही हैं। जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही हैं, ये फीडबैक आया कि उन लोगों ने भी जिनको 20, 21, 22 के रजिस्ट्रेशन थे, उन्होंने भी यात्रा 11 तारीख से ही प्रारंभ कर दी। तो हमारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यात्री थे उसके साथ साथ जो ये ऑफलाइन वाले आए, इनकी भी संख्या जुड़ गई, गाड़ियां भी इनके साथ जुड़ गई। ये एक विषय प्रकाश में आया है। इसके लिए आज निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जो आरटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के जो एसडीएम्स हैं और पुलिस, ये रैंडम बेसिस पर और जगह जगह पर इसकी चेकिंग भी करेंगे। चेकिंग इस तरह से करेंगे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित न हो, क्योंकि ये सिस्टम लागू किया गया है कि अगर एक बस में 32 यात्री सवारी कर रहे हैं तो एक ट्रिप कार्ड जारी होता है और एक ग्रुप लीडर होता है जिसके पास उस 32 यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है। वही एक जाकर दिखा देता है। तो ये कहा गया एक बार आप तुरंत देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि जिनको 27, 28 मई या जून का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिला है वो आज ही की तारीख में लेकर निकल जा रहे हैं। इसकी वजह से भी थोड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में इन दिनों भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर से आए कलाकार गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। गंगा सप्तमी के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का समावेश देखने को मिल रहा है। आयोजन का मकसद सनातन काल से कला और संस्कृति का केंद्र रहे मंदिरों में सनातनी परंपरा को पुनर्जीवित करना है। शिव के धाम काशी विश्वनाथ में इन दिनों सनातनी मेला लगा है। राग, रंग, उत्सव और जश्न का माहौल है। देश के अलग अलग प्रांतों से आए कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। गंगा सप्तमी के अवसर पर आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का समावेश देखने को मिल रहा है। अगर आप काशी विश्वनाथ धाम आ रहे हैं तो आपको लगभग हर दिन यहाँ पर उत्सव मनता हुआ नजर आ जाएगा। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ धाम में मौजूद हैं, जहाँ पर उत्सव जैसा माहौल है और अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम हैं वो इस वक्त यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर जो सनातन काल से कला और संस्कृति का केंद्र रहे हैं, ऐसे में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के जरिए उन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। मंदिर जो है प्राचीन काल से ही धर्म, संस्कृति एवं कला के केंद्र रहे हैं। तो धर्म के केंद्र के रूप में तो मंदिर का स्वरूप बचा हुआ था, लेकिन बार बार जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे उनके कारण जो मंदिरों का ध्वस्त किया गया, उनको सीमित किया गया। उसके कारण इनका जो कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में एक होने का हमारा सनातन पहले से एक परंपरा रही है, वह कहीं ना कहीं कुछ क्षतिग्रस्त या खंडित हुई थी। हमारे जो मुख्य पर्व होते थे, शिवरात्रि हो गई या कुछ वसंत पंचमी हो गया या रंगभरी एकादशी हो गई, उन पर तो हमारे सांस्कृतिक आयोजन होते थे। से सांस्कृतिक आयोजन थोड़े ठप से पड़े थे। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने, हमारे सभापति आदरणीय मंडलायुक्त वाराणसी हैं और बाकी ट्रस्ट में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, सबने एक बैठक की और बैठक में तय किया गया कि यहाँ पर वो उत्सव का माहौल दोबारा जीवित किया जाए, उत्सव की परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए और जो संस्कृति और कला का केंद्र है उसे हम पुनः स्थापित करें। 14 मई को गंगा सप्तमी के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में शुरू हुए सांस्कृतिक आयोजन में कलाकारों की प्रस्तुतियां अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेंगी। बुधवार की सुबह ललिता घाट पर गंगा अभिषेकम का भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया गया। शाम को मंदिर चौक पर मां गंगा और महादेव की आराधना के लिए संगीतमय भजन संध्या गंगा अर्चनम का आयोजन किया गया। जितने सनातन पर्व हो सकते हैं सभी का एक जो है एक एब्सोल्यूट कैलेंडर हमने पूरे वर्ष भर का बनाया है। आज के दिन जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो कल की संध्या काल से गंगा सप्तमी की तिथि प्रारंभ हुई है। गंगा सप्तमी वह तिथि है जिसको सनातन धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से ब्रह्मद्रव के रूप में गंगा जी जब भगवान शंकर की जटाओं के लिए उन्होंने प्रस्थान किया तो वह दिन गंगा सप्तमी है। तो गंगा सप्तमी का उत्सव आज हम काशी विश्वनाथ धाम में मना रहे हैं।
न सिर्फ देश भर से आए कलाकार गायन वादन और संगीतमय प्रस्तुति देकर देश के गौरवशाली अतीत, उत्सव और सनातनी परंपरा को पुनर्जीवित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वाराणसी से प्रत्यूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की कर ली जाए। बात उन लोगों की करेंगे जो कल तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए लगातार वहां पर जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें भारत ने अपना लिया है पूरी तरीके से। बुधवार को ऐसे 14 लोगों को भारतीय नागरिकता के सर्टिफिकेट सौंपे गए। भारत की नागरिकता पाकर कैसे सबने किया अपनी खुशी का इजहार, चलिए आपको दिखा दें। पूरे परिवार ने ये बात इसे करी थी, क्योंकि इसका जन्म इसी दिन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे न्यूज आई पड़ी थी। सारे परिवार ने बोला इसी की वजह से नागरिकता आ रही, इसी का नाम नागरिकता कर देते हैं। जब मिशन मुकाम बन जाए तो पैगाम कुछ यूं जाता है। माँ की गोद में लेटी ये बच्ची नागरिकता है, जिसने नागरिकता संशोधन कानून बनने वाले दिन जन्म लिया। आज नागरिकता 4 साल की है। उसकी माँ कहती है कि ये बच्ची हमारे पूरे परिवार के लिए भारतीय नागरिकता का पैगाम लेकर आई है। हम जब गए वहाँ, उन्होंने कुछ भी बिठाया, हमें कुछ पानी वानी पिला के, फिर आए 2-3 अधिकारी, वो उन्होंने फिर बुला के स्टेट पे हमें बोला नागरिकता तुम्हें मिल गई है। हमें पता नहीं, हमें खुशी का ठिकाना ही नहीं हमारा कि हमें इतनी जल्दी नागरिकता मिल गई। हाँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय रहूंगी, और हमें कोई कहेगा पाकिस्तानी है तो हम जो वोटर कार्ड मिला हम वो दिखा सकते हैं। दिल्ली के मजनू का टीला में नागरिकता से शुरू हुआ भारतीय नागरिक बनने का सफर 15 मई बुधवार को इस परिवार के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया। यशोदा और भरत उन 14 खुशनसीब लोगों में शामिल भाई बहन हैं, जिनके लिए 15 मई की तारीख सबसे खास रही। इन दोनों को भारत की नागरिकता मिली। इस गुड न्यूज का दोनों को सालों से इंतजार था। बस भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमें नागरिकता मिली है, और मोदी जी से भी बहुत धन्यवाद है। बस इसके सहारे थे, जो हमें मिला है वो हमें मिल गया, नागरिकता में मिल गया, बहुत खुशी हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से दरअसल CAA के तहत उन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म को मानते हैं और साल 2014 से पहले भारत आ गए थे। ये वो हिंदू शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बसे अपने घर दुकान को छोड़ भारत पहुंचे, इस आस में कि अब भारत ही उनके लिए सुरक्षित मुल्क होगा। इन 14 लोगों की उम्मीद उस दिन रंग लाई जब इनको नागरिकता मिलने की खबर मिली, और इस खबर ने खासतौर से यशोदा को भविष्य की योजनाएं बनाने का मौका दे दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए इन लोगों के लिए भारत सरकार ने 11 जनवरी 2020 में CAA के तहत नागरिकता देने की कवायद शुरू की। 11 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद अब एक एक कर तमाम उन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो साल 2014 से पहले भारत आए थे। ऐसे में 15 मार्च 2024 की शाम 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी गई। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में यशोदा और भरत अपने परिवार के साथ साल 2013 से रह रहे हैं। नागरिकता वाले कागज के इस पन्ने की अहमियत भरत बखूबी समझते भी हैं। अब कागज के बहुत कुछ है, इसकी मायने। हम नौकरी कर सकते हैं और कहीं पढ़ाई वढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है, कमाई धमाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी जा सकते हैं बाहर, मतलब बाहर कमाने की। दिल्ली से बाहर पहले नहीं जा सकते ज्यादा। भारतीय नागरिकता मिलने की खबर ने उनके परिवार को मानो उत्सव मनाने का मौका दे दिया। घर में खास खाना पक रहा है तो ईश्वर के सामने खड़ा होकर शुक्रिया अदा भी किया जा रहा है। हर किसी के चेहरे पर खुशी और सुकून का भाव देखा गया, क्योंकि इसी खुशखबरी ने बाकी सदस्यों को भी नागरिकता मिलने की उम्मीद बढ़ा दी है। मजनू का टीला इलाके में गुजर बसर कर रहे कुल 5 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। इनमें ये नौजवान भी शामिल हैं जो 2013 में पाकिस्तान से सिंध प्रांत आए और तब से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे।
अब जब नागरिकता का पैगाम इनको भी मिला तो इनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। बहरहाल सीएए के तहत भारत की नागरिकता मिलने का शुभारंभ हो चुका है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात लोकतंत्र के उत्सव की भी करेंगे। लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे अहम होती है। एक वोट सरकारें बदलने की ताकत रखता है, इसलिए कहा जाता है हर एक वोट जरूरी है। सफल मतदान के लिए अधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 1 जून को मतदान होना है, लेकिन वहां तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं, क्योंकि वहां दुर्गम इलाके में एक गांव है जहां पैदल पहुंचने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इसीलिए चुनाव अधिकारी अभी से वहां चुनाव से जुड़ी चीजें पहुंचाने में जुट गए हैं। वहां जाने वाले रास्ते बेहद तंग हैं, जबकि कई जगह तो रास्ते हैं ही नहीं। मतदान से जुड़े कर्मचारियों को कभी पहाड़ से होकर गुजरना पड़ता है तो कभी वो नदियों को पार करते हुए दिखते हैं। लोकतंत्र की खूबी यही तो है कि इसमें हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। इसलिए तो पहाड़ पर इतने दूर बसे गांव में भी लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बसे इस गांव तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था, मगर वायु सेना के हेलीकॉप्टर ने इसे आसान बना दिया। हेलीकॉप्टर बर्फ से ढकी चोटियों से होता हुआ गांव तक पहुंचा। इस हेलीकॉप्टर में चुनाव के दिन इस्तेमाल होने वाली ईवीएम भी लाई गई। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज में बसा ये एक ऐसा इलाका है जहां पहुंचने के लिए न सड़क है न आसान डगर। रास्ते कितने दुर्गम हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक कोई भी नेता चुनाव प्रचार के लिए यहां नहीं पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का ये सबसे दुर्गम गांव है, बड़ा भंगाल, जहां लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। 159 मतदाता यहां मतदान करेंगे। बड़ा भंगाल समुद्र तल से 2882 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पैदल पहुंचने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। नदी नाले से होकर गुजरना पड़ता है। पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। पहाड़ की विषम परिस्थितियों के बीच चुनाव आयोग के लिए यहां चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाना किसी चुनौती से कम नहीं। लिहाजा बूथ सेटअप के लिए एडवांस टीम को पहले ही भेजा जा चुका है। जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर हम एक ऑक्सिलरी बूथ खोलते हैं और उसका एक मेन बूथ बीड़ में ही रहता है। सो उसकी प्रपोजल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गई हुई है। तो सर्वे के आधार पर हम वहाँ की पॉपुलेशन को बाइफरकेट करते हैं मेन स्टेशन और ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन के बीच में। तो वो जो डाटा है सारा हमने कमीशन को भेज दिया है। कमीशन से अभी अप्रूवल का इंतज़ार है। कमीशन से अप्रूवल भी हमें जल्दी ही आ जाएगी और वहाँ पर तैयारियों के लिए हमने पहले ही वहाँ पर एडवांस टीम एक भेज चुके हैं। लोकतंत्र में हर एक वोट जरूरी होता है। निर्वाचन आयोग का नियम भी कहता है कि किसी भी मतदाता को उसके वोट देने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बड़ा भंगाल में मतदान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 6 सरकारी कर्मचारियों की टीम 29 मई को ईवीएम के साथ हेलीकॉप्टर से रवाना होगी। 2 जून को मतदान प्रक्रिया के पूरा होने पर हेलीकॉप्टर से ही वापसी होगी। हमने वहाँ पर जो पोलिंग पार्टीज ले जानी है, सिक्योरिटी पर्सनल ले जाने हैं, मटेरियल ले जाना है, उसके लिए हेलीकॉप्टर की सेवाओं के लिए इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की और वहाँ से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मदद से हमें मटेरियल उठाने में, लोगों को पहुँचाने में सॉर्टेज दी जाएंगी। उसकी डिटेल भी हम भेज चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में बड़ा भंगाल में पहली बार मतदान केंद्र बना। पहले क्षेत्र के लोगों को करीब 78 किलोमीटर दूर बीड़ में वोट देना पड़ता था, जिससे ज्यादातर मतदाता अपना वोट नहीं दे पाते थे। 2009 के चुनाव में चुनाव आयोग ने अपनी टीम को हेलीकॉप्टर के जरिए बड़ा भंगाल भेजा। 2009 के बाद से ही बड़ा भंगाल में चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की टीम हेलीकॉप्टर का सहारा लेती रही है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए स्थिति अनुकूल न हो तो पोलिंग पार्टी को 3 दिन पहले ही दुर्गम रास्तों से होकर यहां पहुंचना पड़ता है। कांगड़ा से पुरी साहब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गूगल ने अपने सालाना इवेंट डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में एक शानदार एआई टूल आब्बा विकसित कर लिया है, जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट अस्त्र।
इसकी खासियत यह है कि यह टूल आपके स्मार्टफोन के कैमरे को आपकी आंख की तरह इस्तेमाल करने का मौका देता है, ताकत देता है। यानी इस टूल की मदद से कैमरे के सामने आप जो भी चीज लाएंगे, आपसे ये मैसेज या फिर ऑडियो के जरिए आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी देगा। इतना ही नहीं, ये एक बार जो चीज देख लेगा वो उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। ये है गूगल का अब तक का सबसे शानदार टूल, AI एजेंट अस्त्र, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद आसान बनाने वाला है। Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. CBC encryption to encode and decode data. आप कोई सामान रखकर भूल गए हैं या फिर किसी चीज के बारे में बारीकी से जानना चाहते हैं, तो ये AI असिस्टेंट आपकी मदद करेगा। What neighborhood do you think I'm in? Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Especially when it comes to facial. गूगल ने इस बार डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में इस नए टूल को लॉन्च किया है। हालांकि गूगल के इस इवेंट में नए एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम समेत कई AI टूल पेश किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा AI एजेंट प्रोजेक्ट अस्त्र ने। असल में ये एक स्मार्टफोन कैमरा बेस्ड चैटबॉट है जो गूगल के जेमिनी फीचर की मदद से काम करता है। ये एक तरह का AI असिस्टेंट है। जब ये स्मार्टफोन के कैमरे के जरिए काम करेगा तो फोन का कैमरा आपकी आंखों की तरह काम करेगा। ये किसी भी चीज की तस्वीर, वीडियो और टेक्स्ट मैसेज के जरिए यूजर्स को जानकारी उपलब्ध कराएगा। ये AI टूल यूजर्स के सवालों का जवाब रियल टाइम में देता है। साथ ही ये रियल टाइम में टेक्स्ट, ऑडियो या फिर वीडियो के जरिए बातचीत कर सकता है। गूगल के इस नए AI एजेंट की खास बात यह है कि इस टूल को अगर आपने कैमरा एक्सेस दे दिया तो इसे जो भी चीज दिखाई देगी उसके बारे में ये आपको बताएगा। Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. कैमरे में दिख रही किसी चीज पर पॉइंट करने पर यह आपको उसके बारे में भी बताएगा। गूगल का AI अस्त्र टूल वीडियो में देखी हुई हर चीज को याद रखता है। ऐसे में अगर आप कमरे में कुछ रखकर भूल जाते हैं और प्रोजेक्ट अस्त्र ने उसे अपने कैमरे में कैप्चर किया है, तो ये आपको वो सामान ढूंढने में मदद करेगा। यहाँ तक कि अगर आपको गणित का कोई इक्वेशन या सवाल हल करना है तो ये उसमें भी मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत।